श्रोतेहो नमस्कार. सायबर क्राईम अलर्ट या कार्यक्रमात मी स्वप्ना तुमचं स्वागत करते. आपण सगळेच जण स्मार्टफोन दररोज वापरतो. त्यातून आपण बँकेचे व्यवहार सुद्धा करतो. पैशांची देवाणघेवाण सातत्याने आपण फोननीच करत असतो. त्यात शॉपिंग हे पण आलंच. कधीकधी काही स्टेप्स फॉलो करता करता आपल्याला OTP येतो. तो आपण वापरतो सुद्धा. पण जर कोणी अन्य व्यक्तीनं आपल्याला OTP विचारला तर आपण कधीही OTP शेअर करू नये. कारण जर OTP शेअर केला तर अनुचित घटना घडतात. ते होऊ नये म्हणून आपण अलर्ट असायलाच हवं. तर आज आपण आपल्या सायबर क्राईम अलर्ट या कार्यक्रमात सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट योगेश पंडित यांच्याशी सारिका पाठक यांनी केलेली बातचीत ऐकूया. नमस्कार श्रोताओं, साइबर क्राइम अलर्ट इस कार्यक्रम में योगेश पंडित जी, मैं सारिका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. नमस्कार मैडम. नमस्कार सर. सबसे पहले तो योगेश जी आपके बारे में हम जानना चाहेंगे. जी, मैं गत 10 वर्षों से साइबर सुरक्षा सलाहकार और ट्रेनर के रूप में कार्यरत हूँ. मैं लगभग 17 स्टेट्स में और 4 अलग कंट्रीज में मैं देश को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ. साइबर सुरक्षा विषय पर मैं इन्वेस्टिगेशन, कानून प्रक्रिया एवं जो टेक्निकल सपोर्ट होता है उसकी पूरी ट्रेनिंग में एक लंबे समय से कार्यरत. जी योगेश जी, आजकल हम सभी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं. तो सोशल मीडिया यूजर्स के लिए किस प्रकार के साइबर क्राइम थ्रेट्स होते हैं? जी देखिए, जितने ज्यादा हम सोशल मीडिया यूजर बढ़ गए हैं, साथ ही इसके साथ जो खतरे जुड़े हैं, आजकल नकली प्रोफाइल बना लेना बहुत आम बात है, जहाँ पर लोग फर्जी प्रोफाइल लोगों की बना लेते हैं और लोगों की छवि इंटरनेट पर धूमिल करते हैं. ये एक बहुत बेसिक चरण देखा गया है. दूसरा देखा गया है कि इससे जुड़े हुए लोग आपके ना सिर्फ पहचान को ठेस पहुंचाकर, क्षति पहुंचाकर, बल्कि आपके साथ वित्तीय धोखाधड़ी या दूसरे तरह के फ्रॉड्स करते हैं. तीसरा जो इसका चरण है वो है, इसको कहते हैं पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, जहां पर आपके जो दस्तावेज हैं जैसे कि आधार ID, पैन ID, आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपका एम्प्लॉयमेंट ID, इस दस्तावेजों को कॉपी कर नकल बनाकर इनको गलत जगह उपयोग करते हैं. तो ये कुछ मेन चरण है जहां पर आपके पहचान या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को दुरुपयोग किया जाता है. अच्छा, तो क्या इसमें महिला और पुरुष दोनों विक्टिम हो सकते हैं? जी, इसमें कोई भी विक्टिम हो सकता है, चाहे महिलाएं, चाहे बच्चे, चाहे सीनियर सिटीजन, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कोई भी इसका टारगेट हो सकता है, कोई भी इसके शिकार बनाया जा सकता है. अच्छा जी, तो हम थोड़ा विस्तृत ये जानना चाहेंगे कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए किस प्रकार के थ्रेट्स होते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जो महिलाओं के लिए बहुत कॉमन थ्रेट है वो है साइबर स्टॉकिंग. अब जैसे कि हम स्टॉकिंग जानते हैं, स्टॉकिंग का अर्थ है किसी का पीछा करना इस उद्देश्य से कि आप उससे क्षति पहुंचाना चाहते हो. सबसे ज्यादा कंप्लेनेंट्स हमारे पास महिलाएं आते हैं, जो लोग जो बताते हैं कि हमारा कोई पीछा कर रहा है, हमारे पे कोई नजर रख रहा है. इस तरह के प्रकरण स्टॉकिंग के अंदर आते हैं, जो ऑलरेडी भारतीय दंड संहिता 1860 में पनिशेबल ऑलरेडी है, सेक्शन 354D के अंदर. अब उसी के चलते, उसी के अंदर अमेंडमेंट के बाद जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अमेंडमेंट हुए, उसके कारण जो बदलाव ऐड किए गए, साइबर स्टॉकिंग ऐड कर दिए गए. साइबर स्टॉकिंग मतलब इंटरनेट के जरिए किसी का पीछा करना. अच्छा. तो भाई इंटरनेट के जरिए पीछा करने के अनेकों साधन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जहां पर किसी भी व्यक्ति का अगर आप जानकारी देखना चाहें, उसके फोटोग्राफ, उसके वॉल पोस्ट, तो लोग देख सकते हैं. ये एक पॉसिबिलिटी सोशल मीडिया उनको देता है. अब आपके जहन में बात आ रही होगी कि हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल तो लॉक्ड है, लेकिन उससे प्रोफाइल लॉक होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता. हैकर जो हैं वो आपके लॉक्ड प्रोफाइल से भी आपके स्टेटस, आपके फोटोग्राफ्स को हासिल कर सकते हैं. ये एक दुर्भावनापूर्ण जो इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके माध्यम से किया जाता है. तो ये महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज्यादा हो गया. पुरुषों पे सबसे ज्यादा टारगेट या तो उनकी छवि को, या वित्तीय धोखाधड़ी के लिए, या कोई और दूसरे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड फ्रॉड्स के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है. तो योगेश जी, आप हमें ये गाइड कर सकते हैं कि यानी कैसे हम सोशल मीडिया का यूज कैसे करें फिर जी सुरक्षित रूप से? हाँ जी. देखिए, सबसे पहले तो लोग, अक्सर मैंने प्रकरणों में देखा है, हजारों प्रकरणों में अब तक देख चुका हूँ, मैंने उसमें सबसे कॉमन बात जो ये देखी कि लोग जब अपना ईमेल बनाते हैं
तो ईमेल को बड़ा सरल रखते हैं उसका पासवर्ड, बहुत जैसे वही नवरात्र के समय बना लिया तो जय माता दी रख लिया पासवर्ड। ठीक है, मैं आपको सरलता से बता रहा हूँ। तो बहुत सरल पासवर्ड रखना शायद आपके जीवन को थोड़ा सरल बनाता हो, लेकिन हैकर के काम को भी और सरल बना देता है। क्योंकि वो पासवर्ड बड़ी आसानी से गेस कर लिया जाता है। पासवर्ड आपका मुश्किल होना चाहिए, जिसमें अपर केस, लोअर केस कैरेक्टर्स हो, स्पेशल सिंबल हो। इतना जटिल भी नहीं बना ले हम कि हम भूल जाएं। हाँ, लेकिन हम इतना बना के रखें जो हमें याद रहे, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो। हम कोई भी व्यक्ति जो हमें जानता है वो उसे गेस ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ईमेल को हम उतनी तवज्जो नहीं देते। हम सोचते हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है अगर हमारा ईमेल हैक हो गया तो, जबकि ईमेल आपके पूरे डिजिटल डाटा का रीढ़ की हड्डी होता है, आपके पूरे डेटा का बैकबोन की तरह काम करता है। अच्छा। अगर आपका ईमेल हैक होता है तो आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल यहाँ तक कि आपके मोबाइल का डेटा तक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूजर हैं तो आपने अपने एंड्रॉइड फोन में ईमेल डाला होगा, जीमेल आईडी। वो जीमेल आईडी आपके कॉन्टैक्ट, आपके फोटोग्राफ, आपके लोकेशन, तमाम जानकारी हैकर तक पहुंचा देता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको, शुरुआती स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं पासवर्ड सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है। दूसरी एक बहुत एडिशनल चीज ये है कि जब आप इस तरह की वेबसाइट पर आप आ रहे हैं, अगर आप किसी भी गलत वेबसाइट पर चले जाते हैं तो आपका वहां पर भी डेटा चोरी होना लाजमी है। फिर है आप वाईफाई कौन सा यूज कर रहे हैं, आप अपने डेटा या अपने घर के वाईफाई को ही इस्तेमाल करें। अच्छा। पब्लिक हॉटस्पॉट को उतना सुरक्षित नहीं माना जाता, खासकर वित्तीय ट्रांजैक्शंस के लिए। और लास्ट में मैं कहूंगा कि कहीं भी अगर आप अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप अपना या तो पेमेंट आप ही यूज करें। अच्छा। या कोई भी ऐसे अननोन पेमेंट गेटवे पे आप ट्रांजैक्शन ना करें। कार्ड ट्रांजैक्शंस करते वक्त आप या तो उस पर दूसरा हाथ रखें या वर्चुअल कार्ड्स आजकल जो आ गए हैं उनको इस्तेमाल करें। अच्छा, अब हम ये जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया रिक्वेस्ट पे फेक आईडी से हमें रिक्वेस्ट आती है तो हम कैसे उससे बचाव करें या उसे कैसे पहचानें? जी ठीक है। और हाँ सर, और अपनी सोशल मीडिया आईडी को हम उन फ्रॉड लोगों से कैसे बचा सकते हैं? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आपको अक्सर देखा जाता है कि एक अननोन प्रोफाइल से या किसी जानकार व्यक्ति के नाम से आपको एकदम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। तो पहले आपको रियल लाइफ में, रील मतलब REEL, रियल लाइफ में किसी व्यक्ति से जुड़ने पे आप पहले रियल लाइफ में उसको टैली कर लें। अच्छा। आप उस व्यक्ति को कॉल कर मैसेज कर एक बार पुष्टि कर लें कि क्या आप ही ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे आपका कोई संपर्क ही नहीं है और सिर्फ इंटरनेट माध्यम से जुड़े, नाम मात्र के लिए बस कि आप जुड़े हो रहे, ऐसे जुड़ाव आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल में ऑप्शन कर सकते हैं फॉलो का, यानी वो व्यक्ति आपके फोटोग्राफ्स, आपके फ्रेंड्स नहीं देख पाएगा, सिर्फ आपके जो पब्लिक पोस्ट है उनको व्यक्ति एक्सेस कर पाएगा। अच्छा। ये कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आप करके रख सकते हैं। दूसरी पहली बात जो आपने कहा था कि आइडेंटिफाई करने की बात, तो मैं वहां से आपको शुरू करता हूँ। देखिए, जो फेक प्रोफाइल्स होती हैं ज्यादातर उसमें एक्टिविटी बहुत कम होती है और उनके जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो ज्यादातर जो इंटरनेट से कॉपी किए गए फोटोग्राफ होते हैं या एडिटेड फोटोग्राफ्स होते हैं और कभी भी उनकी कोई व्यक्तिगत जानकारी वो शेयर नहीं करेंगे ज्यादातर। कोई उसमें कांटेक्ट नंबर या ईमेल आईडी जैसी मेंशन नहीं होगी। अच्छा, उनके अगर आप कोई भी जो एक्टिविटीज हैं, यानी कोई पोस्ट शेयर करना, किसी चीजों को लाइक करना, कुछ नहीं, ज्यादातर ऐसे फेक प्रोफाइल्स में नहीं दिखता जी। उनके जो पेज कनेक्टेड होते हैं वो भी आपत्तिजनक या डिबेटेबल हो सकते हैं। ये एक कुछ पहलू होते हैं। दूसरा, इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे ये मालूम किया जा सकता है कि ये प्रोफाइल किस ईमेल से बनाई गई है। अच्छा। एडिशनल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इसको मालूम करवा सकती है कि ये प्रोफाइल किस जगह से ओरिजिनेटेड है, किस IP एड्रेस से बनाई गई है। इसकी पुष्टि और ज्यादा तह तक की जा सकती है। अच्छा। ये बात हो गई पहचान करने की। दूसरा, अब हम अपनी प्रोफाइल को कैसे सुरक्षित रख सकें, मैं आपको ये बताता हूँ। हाँ। तो देखिए, पहली बात तो मैंने आपको कहा कि आपकी ईमेल का जो पासवर्ड है वो आपको मजबूत रखना है। हाँ। क्योंकि अगर आपका ईमेल ब्रीच होता है तो आपके सोशल मीडिया नेटवर्क्स ब्रीच हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ईमेल को मजबूत किया। दूसरे चरण में आपने उस सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाके उसके पासवर्ड को, उसका इंडिविजुअल पासवर्ड को आपने मजबूत किया, अच्छा पासवर्ड उसका लगाया। तीसरा, आपने उसके सारे सिक्योरिटी जो पैरामीटर हैं उनको फुलफिल कर लिया, जैसे कि आपने जरूरत बैकअप वाले व्यक्ति का नाम डाल दिया। चौथे चरण में आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके एक प्रोसेस होता है,
उसको चालू कर लिया। मैं दोबारा अपने श्रोताओं के लिए रिपीट करना चाहूंगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे मान लीजिए अगर आपने अपना पासवर्ड किसी को आप बोल रहे थे और उसने सुन लिया किसी ने, तो भी आपके पासवर्ड को कई लोग मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन 2 स्टेप वेरिफिकेशन का प्रक्रिया का मतलब ये है कि आप 2 चरण में सिक्योरिटी वेरीफाई कर रहे हैं पासवर्ड को। पहले चरण में आप पासवर्ड एंटर कर रहे हैं जो बहुत कॉमन पासवर्ड होता है, कोई भी सुन सकता है आपका पासवर्ड या देख सकता है। उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपने अपने सोशल मीडिया में लिंक करा हुआ है, वो आप एंटर करेंगे तो जाके आपकी प्रोफाइल ओपन होगी। अच्छा, तो ये एडिड सिक्योरिटी होती है, ये एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है आपकी सोशल मीडिया अकाउंट के लिए। जी। और अगर गलती से ऐसे फेक आईडी का हमने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, तब उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? जी, अगर हम किसी फेक प्रोफाइल के साथ जुड़ जाते हैं तो डिपेंड करता है कि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे जो लोग एडिड हैं, वो ओपन करके रखे हुए हैं हमने या लॉक करे हुए हैं। अगर हमारी प्रोफाइल ओपन है तो वो व्यक्ति हमारे प्रोफाइल में जुड़े हुए तमाम कॉन्टैक्ट को मैसेज कर सकता है या हमारी ही फोटोग्राफ को कॉपी करके दुरुपयोग कर एक नकली प्रोफाइल बना सकता है। अच्छा। और लोगों के समक्ष हमारी छवि को डिलीट कर सकता है। क्योंकि उसे पता हो चल जाता है कि हमारे परिवारजन, दोस्तजन कौन है, तो वो इन्हीं को फिर टारगेट करता है। ऐसे अनेकों प्रकरणों में देखा है, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। योगेश जी, आपसे हम ऐसा कुछ हादसा अगर किसी के साथ हुआ है साइबर क्राइम में, तो सोशल मीडिया के संदर्भ में तो कुछ किस्सा अगर आपको याद आ रहा होगा तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं आपको एक बहुत पेचीदा मुद्दे पर विचार आपके रखना चाहूंगा अपने। एक क्लाइंट है जो बहुत अच्छे वर्किंग प्रोफेशनल है। उनका रिलेशनशिप रहा था एक व्यक्ति से, करीबन 2 साल लगभग रिलेशनशिप रहा था। जब इनका रिलेशनशिप खत्म हो गया तो उस व्यक्ति ने इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और इनकी जो व्यक्तिगत तस्वीरें और कुछ वीडियोस जो इन्होंने वीडियो कॉल के द्वारा रिकॉर्ड करके रखे हुए थे, उसको ब्लैकमेलिंग के रूप में इस्तेमाल करने लगे और बाद में अनेकों दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट जो होती हैं वहां पर अपलोड कर इनको मानसिक और फाइनेंशियल क्षति पहुंचाने की इन्होंने कोशिश करी। इसके लिए अनेकों स्टेट्स में हमने करीबन कंप्लेंट दर्ज कराई, लगभग हमने 3 स्टेट्स में इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई और तब जाके हमें इसे इंटरनेट से हम उसको हटवा पाए। तो मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूंगा कि आप कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी ऐसी तस्वीर, कोई भी ऐसी जानकारी किसी को ना भेजें जो आप नहीं चाहते होंगे कि कभी ब्रीच हो किसी भी तरह से। आप और कोई भी व्यक्ति जो आपको किसी भी रिलेशनशिप में या इंटरनेट पर आपसे कोई तस्वीर या कोई जानकारी, व्यक्तिगत कोई फोटो मंगवाने का प्रयास करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसका उद्देश्य अच्छा होगा। इस बात से आप सावधानी रखें। बाकी बात आती है कि अगर इस तरह की कोई जानकारी आपके साथ हो जाती है तो आप क्या करें। तो आप क्या कर सकते हैं, भारत शासन की जो वेबसाइट है जिसको हम बोलते हैं cybercrime.gov.in, मैं रिपीट करना चाहूंगा, cybercrime.gov.in, इस पर जाकर आप घर बैठे बैठे कंप्लेंट लिखा सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये वेबसाइट 2 चरणों में बनी हुई है। 2 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है इस वेबसाइट। पहला जो है वो है महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराध, और दूसरा जो इसका फेज है वो है अन्य साइबर अपराध। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराध में भी 2 यूनिक फीचर इसमें एडेड है। पहला है रिपोर्ट अनोनिमसली, यानी आप गोपनीय रूप में बिना अपनी जानकारी बताए आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा है जहां पर आपका कोई नोन व्यक्ति आपके समक्ष उसकी दिक्कत आई है तो आप वहां पर अपना नंबर, ईमेल डालकर लिखवा सकते हैं। जो आपको मैंने पहला चरण बताया वहां तो आपको अपना कोई ईमेल, कोई नाम, कुछ बताने की जरूरत नहीं। मान लीजिए किसी ने आपको गलती से किसी ग्रुप में या कहीं पर आपको कुछ गलत पोर्नोग्राफिक मटेरियल भेज दिया, आप उसको रिपोर्ट करवाइए, क्योंकि जो मैंने आपको केस बताया उससे शायद आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि ये कितना ज्यादा क्षति पहुंच सकती है इस बात। तो रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। रिपोर्टिंग अपने आप धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स बढ़े हैं और बहुत जल्दी हम इसको बहुत हद तक इसके परसेंटेज को और गिरा देंगे। अच्छा, देखिए सबसे बेसिक चीज है कि आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जिसको अपन कहा जाता है वही पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर देते हैं जिसका साइबर क्रिमिनल उपयोग करता है और हमारे विरुद्ध कोई भी साजिश या कोई भी प्लानिंग कर पाता है। तो जहां हमने व्यक्तिगत जानकारी को
सामाजिक किया, पहले चरण में तो आप ये समझ लीजिए कि आपके साथ क्षति होना लाजमी। इसका एक मैं बहुत अच्छा केस बताना चाहूंगा आपको इसी सुझाव के साथ। एक मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं जिन्होंने सोचा कि भाई हम सब परिवार गोवा भ्रमण करने जाना चाहते हैं। हाँ। तो ये गए, और आप जानते हो आजकल कि अगर कोई भी परिवार वेकेशन पे जाए, छुट्टियों में जाए और फोटोग्राफ ना डाले तो हम लोग उसको सराहते नहीं है। जी जी। तो ये लोग भाई बाहर गए और इन्होंने जो सरल तस्वीरें होती हैं डाली, जिसमें बच्चे पानी वानी में खेल रहे हैं और हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ के खड़े हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि एंजॉयिंग वेकेशन इन गोवा फॉर नेक्स्ट 5 days। ये जानकारी बहुत सरल है जी। ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत सरल है। हो सकता है इस जानकारी से किसी के घर में कलेश हो जाए, लेकिन जो आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है वो इस जानकारी को अलग तरह से एनालाइज कर रहा है। वो ये देख रहा है जब आपका पूरा परिवार छुट्टियों पे बाहर गया है तो आपके घर में कौन है। तो वहां पर वो एक हो सकता है एक नए तरह का स्वच्छता अभियान रन कर दे। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह के प्रकरण बहुत देखे जा रहे हैं। हाँ। और सावधान इंडिया और बाकी टेलीविजन प्रोग्राम भी इसको प्रमोट कर रहे हैं कि आप अगर बाहर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो आप इस बात की पुष्टि कर लें कि आपके पीछे सिक्योरिटी के क्या इम्प्लीकेशंस हैं। आजकल बहुत सस्ते कैमरे आ गए हैं जिनको आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में वाईफाई लगा है और आप देखना चाहते हैं कि आपके घर के प्रीमाइसेस, कार पार्किंग या आपके फ्लैट के आसपास की चीजें सब सुरक्षित हैं कि नहीं, आप लगा सकते हैं। अच्छा। बहुत सिंपल बजट में सिक्योरिटी अलार्म्स आज की डेट में अवेलेबल है। तो ये कुछ 2-3 चीजें हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं और आपकी सुरक्षा एक लेयर और बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। कुछ 1-2 बिंदु और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ बताइए ना सर। पहली चीज ये मैंने आपको जो पहला पॉइंट बता दिया कि सावधानी रखें इन चीजों में। दूसरा ये बताया मैंने आपको बताना चाहूंगा कि आप कहीं भी किसी भी पब्लिक हॉटस्पॉट में अपनी जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी ना अपलोड करें, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अक्सर ऐसे सर्वे या ऐसे कंपटीशन के माध्यम से हमें मैसेज आते हैं या लिंक आते हैं कि आप यहाँ पर क्लिक कर अपनी जानकारी भर दें और आप ना किसी फर्जी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो आप कभी भी ऐसी अपनी जानकारी प्रेषित बिल्कुल ना करें। तीसरा पॉइंट है कि मैंने आपको बताया भी कि जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देने की जरूरत नहीं है सोशल मीडिया पे। और कभी भी अगर हमें कोई ऐसा लिंक आता है SMS द्वारा या व्हाट्सएप पे तो हम डायरेक्टली उस पर क्लिक कर जानकारी भरना ना शुरू कर दें। हम गूगल पर जाएं, एक बार उसे हम चेक करके देख लें वो लिंक हमें कहाँ ले जाता है। ओके। है ना। तो एकदम आप व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन भरना शुरू ना करें, तो ये आपको क्षति पहुंचा सकती है। कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट चरण हैं जो मैंने सोचा आप श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण। जी हाँ। और फिर यानी इंटरनेट पे या हम जब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तब हम किस प्रकार की पोस्ट करने से बचे, क्या पोस्ट नहीं करना चाहिए हमें? जी बहुत अच्छा आपने बात रखा। खासकर स्टूडेंट्स के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए हमारा जो संविधान है वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, बहुत अच्छी बात है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है। यानी इंटरनेट पर जाके अगर आपने किसी की भी छवि धूमिल करी, मानहानि करी या कुछ भी आपने ऐसा लिखा जिससे राष्ट्र या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचती है, तो इसमें आपके विरुद्ध मैटर कायम किए जा सकते हैं, केस कायम किए जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक और नया इसमें आजकल अभी लॉकडाउन के चलते हम लोगों ने देखा, आपने और हमने, कि नकली न्यूज यानी फेक न्यूज बहुत बढ़ गई। लोग गलत जानकारी, मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने लगे, जिसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल था उनके लिए। इसके लिए भारत शासन ने प्रेस इंफॉर्मेशन और ब्यूरो के अम्ब्रेला में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करा जिसका नाम रखा फैक्ट चेक, FACT चेक, यानी फैक्ट चेक आप कर सकते हो वहां जाके। तो अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप या कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पर कोई आपको जानकारी मिले कि भारत शासन ने फला एजेंडा निकाल दिया है, फला स्कीम निकाल दी है ना, वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको गलत डाउटफुल लग रही हो, आप भारत सरकार की फैक्ट चेक वेबसाइट पर आइए, PIB की, और आपको वो इन्फॉर्मेशन का या तो खंडन मिल जाएगा या ये लिखा हुआ दिख जाएगा कि वो जानकारी सही है, प्रॉपर इमेजेस और जानकारी के द्वारा। तो ये एक अच्छी जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ।
योगेश पंडित जी, सोशल मीडिया पर होने वाले साइबर क्राइम के बारे में आपने हमें आज अवगत कराया और इससे हम खुद को कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में भी आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जी, मैं भी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। श्रोते हो, आपण सायबर क्राईम अलर्ट या कार्यक्रमात सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट योगेश पंडित यांच्याशी सारिका पाठक यांनी घेतलेली मुलाखत ऐकलीत. आपल्याला या कार्यक्रमातून नक्कीच लाभ होईल अशी मी आशा करते. तेव्हा मी स्वप्ना या कार्यक्रमाचे सादर करते डॉक्टर विजय सिंग राजपूत यांच्याबरोबर तुमची रजा घेते. धन्यवाद. नमस्कार.